हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिड डे मील क्लासेस में। लास्ट पार्ट में जो हम चैप्टर कर रहे थे कौन सा था, वो विदेशी व्यापार एवं भारत के भुगतान शेष की स्थिति। अब हम उसी चैप्टर को अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट पार्ट में जो है हमने भुगतान शेष संकट पढ़ा था, क्या उसके कारण थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भुगतान शेष को से उभरने के लिए सरकार ने नीतियाँ बनाई थी, जिसको हम नई आर्थिक नीति या फिर 1991-92 की नीतियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे एक नया चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। आगे इस अगली हेडिंग देखे थे, क्या है भारतीय विदेशी व्यापार की विशेषताएं एवं संरचना। ठीक है, भारत के जो विदेशी व्यापार है उसकी कैसी स्थिति रही है, कैसे कैसे वो बढ़ा है। ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या है, संरचना क्या है, इसी चैप्टर का हिस्सा है, ये देखते हैं। तो विदेशी व्यापार क्या है वो हम जान चुके हैं, उसकी विशेषताएं और संरचना कैसी भारत के अंदर कैसे कैसे रही है, भारत का व्यापार कैसे कैसे बढ़ा है विदेशी व्यापार। तो पहला, स्वतंत्रता के बाद कुल विदेशी व्यापार के मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई है। अगर बात करें 1947 भारत आज़ाद हुआ, वहाँ से लेकर अब तक जो है भारत की, अगर उसको हम अगले फेसेस में बांटे तो 1991-92 जहाँ पर नई आर्थिक नीति भारत ने लागू की, और अब तक अभी जो चल रहा है 2020। ठीक है, 3 फेजेस में इसको 2 फेजेस में बांट सकते हैं, 1947 से यहाँ तक और इससे यहाँ तक। तो स्वतंत्रता के बाद कुल विदेशी व्यापार के मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई है। ठीक है, धीरे धीरे, भले धीरे हुई है लेकिन वृद्धि हुई है। आयात निर्यात में विविधता आने के कारण वैश्विक व्यापार में भारतीय अर्थव्यवस्था की भागीदारी बढ़ रही है। आयात निर्यात में विविधता मतलब अलग अलग चीज़ों की आयात और निर्यात, सिर्फ एक चीज़ का नहीं या फिर 2 चीज़ का नहीं, बल्कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को, इसी को विविधता बोलते हैं। ठीक है, आने की विविधता यानी कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होने के कारण भारत की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है, विदेशी व्यापार में। दूसरा, भारत के सेवा व्यापार में 1991 के बाद से लगातार वृद्धि हुई है। सेवा व्यापार मतलब सर्विस सेक्टर में अगर हम बात करें तो 1991 के बाद भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही तेज़ स्पीड से बढ़ा। इससे पहले 1991 से पहले का रिकॉर्ड देखे तो उसमें भारत के सर्विस सेक्टर था वो बहुत ही कम था, लगभग शायद सबसे लो था तीनों सेक्टर्स में से। 3 सेक्टर कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो 1991 के बाद से सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ा है। ठीक है, 1991 के बाद से लगातार वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप चालू खाते का घाटा नियंत्रण में आया। यानी कि जो घाटा बढ़ रहा था चालू खाता मतलब जो हमने 2 कौन कौन से पढ़े थे पॉइंट, भुगतान शेष के 2 भाग, चालू खाता और पूंजी खाता। ठीक है, जिसके अंदर हम सेवाओं को और टेंजिबल यानी कि ऐसी वस्तुओं को, दृश्य अदृश्य व्यापार को रखते हैं। तो अगर सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, सेवा क्षेत्र बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर चालू खाता का जो घाटा है, जो माइनस में जा रहा था, वो धीरे धीरे प्लस में आने लगा, अच्छे लेवल पर आने लगा। ठीक है, विदेशी व्यापार में विस्तार के कारण, अगर इस पॉइंट को देखें तो जो एक एग्जांपल लेते हैं, बीओपी मतलब कॉल सेंटर्स वगैरह, ये वाला बीओपी, भुगतान शेष वाला बीओपी नहीं है, बीओपी आपने सुने होंगे, कॉल सेंटर्स। तो भारत में बीओपी यानी कि कॉलिंग जो सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, वो अन्य देशों के ने भारत में ही सिचुएट किए हुए हैं, बहुत सारे स्थापित किए हुए हैं। इससे उनको फ़ायदा तो होता है, भारत को भी इससे फ़ायदा होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक सर्विस सेक्टर का। तो भारत ने बड़ी तेज़ी से इसमें ग्रो किया है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, विदेशी व्यापार में विस्तार के कारण विदेशी विनिमय भंडार कितना, $350 बिलियन से भी अधिक हो गया। ठीक है, विदेशी व्यापार में भारत ने जब से विस्तार किया है, उससे विदेशी विनिमय भंडार, भारत का जो अकाउंट है जिसमें फॉरेन करेंसी रहती है, उसका टोटल कितना हो गया है, $350 बिलियन से अधिक हो गया है। ठीक है, अगला, वर्तमान में भारत का चालू खाते का घाटा जीडीपी का लगभग 1.8% है। जीडीपी क्या होती है, ठीक है, वो देखेंगे हम अभी। तो वर्तमान में भारत का चालू खाते का घाटा है, यानी कि टोटल जीडीपी अगर 100% है तो 100% का कितना, 1.8% जो है वो भारत का घाटा है। यानी कि अगर हम बात करें भारत की जीडीपी 1000 रुपये, तो उसका 1% कितना होगा, 2% लगा लो, 20 रुपीज़, यानी कि भारत 20 रुपये के नुकसान में रहता है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, 1.8% है तथा भारत के निर्यात का सर्वाधिक अंश इंजीनियरिंग वस्तुओं का है। ठीक है, भारत के निर्यात का सर्वाधिक अंश कैसा किसका है,
भारत कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसमें इंजीनियरिंग वस्तुएं शामिल है। ठीक है। अगला, उदारीकरण के बाद भारत के पक्ष में एक पक्षीय हस्तांतरण लगातार बढ़ रहा है। जब से भारत ने नई आर्थिक नीति लागू की है तो उदारीकरण उसका एक हिस्सा था। उदारीकरण का सिंपल सा मतलब होता है कि अपने देश में के नियमों कानूनों को बहुत ही आसान बनाना, ताकि अन्य देशों के लोग, अन्य देशों के व्यापारी जो भारत में व्यापार कर सकें। ठीक है, उसी को उदारीकरण, निवेश कर सके, उदारीकरण वही होता है। उदारीकरण के बाद भारत के पक्ष में एक पक्षीय हस्तांतरण, एक पक्षीय हस्तांतरण का मतलब होता है कि भारत के जो लोग हैं वो विदेशों में रहते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से जो भारत के जो लोग विदेशों में रहने वाले हैं वो अपने फैमिली को जो पैसा भेजते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, एक पक्षीय हस्तांतरण। ठीक है, इसमें कोई क्रय विक्रय नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ से पैसा आ रहा है हमारे देश में। ठीक है, तो इससे क्या है, भारत को एक पक्षीय हस्तांतरण अन्य देशों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि भारत के लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग भारत के बाहर रहते हैं जो भारत के लेकिन बाहर रहते हैं और वहाँ से पैसा भेजते हैं अपने देश की में अपनी फैमिली को, तो उससे भारत को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे लगातार बढ़ रहा है तथा भारतीय नागरिक अपने देश में धन भेजने के अनुसार विश्व में प्रथम नंबर पर हैं। ठीक है, जो लोग बाहर रहते हैं, भारत के लोग, वो भारत में पैसा भेजते हैं अपने परिवार को, इससे भारत को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो उस मामले में भारत प्रथम नंबर पर है। तो ये था भारतीय विदेशी व्यापार की विशेषताएं एवं संरचना। ठीक है, तो आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हो अगर आप कहीं और से डेटा जुटाते हो, वरना इतना ही इनफ है। आगे देखते हैं विदेशी व्यापार की समस्याएं क्या हैं। भारत के अंदर कुछ समस्याएं भी हैं, मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखवाए हैं, आप इनको एक्सटेंड कर सकते हो। विदेशी व्यापार की समस्याएं किसके अंतर्गत, भारत के अंतर्गत। प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ठीक है, यानी कि बीओपी कैसा, हमने क्या पढ़ा भी, भुगतान शेष कैसा है, नेगेटिव में एक तरीके से। ठीक है, जो हमने 2 फैक्टर पढ़े थे, कौन कौन से, ये वाले, जमा पक्ष और मांग पक्ष, यानी कि भारत के पास ये वाला पक्ष ज़्यादा है, यानी कि नेगेटिव में है भारत, तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन है। ठीक है, एक यह है समस्या। दूसरा, निर्यात में अपेक्षित वृद्धि ना होना। अपेक्षित मतलब एक्सपेक्टेड जो निर्यात एक्सपोर्ट में जो वृद्धि होनी थी वो नहीं हो पाई अभी तक। ठीक है। तीसरा, आयात में वृद्धि। आयात में वृद्धि यानी कि भारत जो है निर्यात करने की अपेक्षा आयात ज़्यादा कर रहा है, चीज़ें खरीद ज़्यादा रहा है, तो खरीदेगा तो निश्चित तौर पर पैसा पे करना पड़ेगा, यानी कि नुकसान में। ठीक है, ये भी समस्या है। चौथा, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण सीएडी में वृद्धि, यानी कि कच्चे तेल में कीमतों में जब वृद्धि होगी तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, भारत लगभग 70 से 80% जो है तेल जो है दूसरे देशों से खरीदता है। ठीक है, तो जब तेल की कीमतें समय समय पर बढ़ती रहती हैं तो इससे भारत को नुकसान होता है। तो नुकसान होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी में वृद्धि होगी। ठीक है, करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता घाटा बढ़ेगा। ठीक है। पांचवा, पर्याप्त एवं आधारभूत संरचना का अभाव। पर्याप्त एवं आधारभूत संरचना का मतलब होता है जो बेसिक चीज़ चाहिए डेवलपमेंट के लिए। जैसे अगर हम फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर बेसिक चीज़ें क्या होंगी, मशीन, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, ये सब चीज़ें, बिजली, ये सब क्या आधारभूत संरचना। ऐसे ही देश के अंदर आधारभूत संरचना क्या होगी, सड़कें, पुल, फ्लाईओवर या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो सुविधाएं हैं, ये सब आधारभूत संरचना के अंतर्गत आती है। इन सब का अभाव होने के कारण जो है विदेशी व्यापार की समस्या भारत में बनी हुई है। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स विदेशी व्यापार की समस्याओं के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, छोटा सा शॉर्ट नोट के अंदर आ जाता है आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन तो 2 नाम है इसमें। आयात का मतलब समझते हैं दूसरे देशों से खरीदना है। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देना। ठीक है, अगर मेरे पास मार्कर है और मेरे पास पेन है तो मैं मार्कर की जगह जो है पेन ले आऊँ तो उसको मैं कहूँगा प्रतिस्थापन। मेरा काम अभी भी चल रहा है तो मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस प्रतिस्थापन कर दिया एक तरीके से। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उनकी निकटतम वस्तु देश में ही उत्पादित की जाती है। यानी कि एक तरह का एक प्रोसेस है जिसमें अगर हम दोबारा से एग्जांपल ले लेते हैं, भारत और अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका। भारत जो है अमेरिका से कुछ चीज़ें मंगवाता है, यानी कि आयात करता है। ठीक है, उसमें से एक चीज़ हम मान ले कि भारत जो है अमेरिका से
एग्जाम्पल के तौर पर गेहूँ मंगवाता है, ठीक है। तो भारत जो अमेरिका से गेहूँ मंगवाता है, तो एक प्रोसेस जिसमें आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उनकी निकटतम वस्तु, यानी कि भारत में गेहूँ मंगवाता है। अब भारत सोचे कि इससे क्या है, नुकसान हो रहा भारत को आयात करने पे, तो भारत क्या है, अमेरिका से गेहूँ मंगवाना बंद कर दे और गेहूँ की जगह चावल और ज़्यादा उगाना शुरू कर दे, ठीक है, अपने देश में। तो भारत ने क्या है, गेहूँ को चावल से रिप्लेस कर दिया, जितनी क्वांटिटी पहले होती थी, या फिर उसी को बढ़ा दिया, फिर कोई नई चीज़ उत्पादित कर ली, प्रोडक्ट कर ली। तो इससे क्या है, भारत को गेहूँ नहीं मंगवाना पड़ेगा। तो इससे किसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। वस्तुओं के स्थान पर उनकी कोई निकटतम वस्तु देश में ही उत्पादित की जाती है, ठीक है। अगर जैसे हम आज अभी के टाइम पे देखें तो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो लॉकडाउन की स्थिति में अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी जगह हम कोई ऐसी चीज़ से काम चला लेते हैं जो उसका काम ठीक ठाक मात्रा में चल जाए, ठीक है। उसको हमने क्या रिप्लेस कर लिया एक तरीके से अपनी ज़रूरत को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आयात प्रतिस्थापन। अगर आयात जोड़ देंगे तो आयात प्रतिस्थापन हो जाएगा। देश में उत्पादित किया जाए, अर्थात यह देश के कुल आयात को घटाने की प्रक्रिया। इससे देश का क्या है, आयात घट जाएगा, जो चीज़ मंगाते थे वो नहीं मंगानी पड़ेगी। तो इससे जो पैसा खर्च होता था, करेंसी खर्च होती थी, वो नहीं होगी। अब इसका उद्देश्य आयात बिल को क्या करना है, नियंत्रित करना है। आयात बिल नियंत्रित होगा तो क्या होगा, इससे बीओपी कंट्रोल में आएगा। बीओपी कंट्रोल में आएगा तो इससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। जीडीपी का जो खर्चा है वो कम होगा, यानी कि जीडीपी घाटा है वो कम होगा, ठीक है। तो यानी कि पूरे एक चीज़ का लिंक, एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक होते हैं, इस तरीके से लिंक होती चली जाती है। तो आप इकोनॉमिक्स में चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं तक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे नहीं, कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा। फिर विदेशी व्यापार में भारत के भुगतान शेष की स्थिति, हमने ये चैप्टर 2 पार्ट्स में ख़त्म किया है, जो कि जितने इनफ है एग्ज़ाम के लिए वो उतना हम पढ़ चुके हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं, आगे पार्ट्स में नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।